Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to discuss about the evaporation. Evaporation कैसे होता है और कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इवेपोरेशन के होने में, कौन-कौन से फैक्टर हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट इवेपोरेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। तो इवेपोरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना, जो भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ changing changing water into water vapor water vapor below its boiling point, below its boiling point is known as evaporation. It means evaporation जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है। बट इन द केस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो हर सब्सटेंस की जो बॉईल होता है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एंड जब वो टेम्परेचर को अटेन करेगा तभी वो सब्सटेंस बॉईल होगा। लेकिन इवेपोरेशन के केस में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक अगर हम कहते हैं कि हमने कपड़ा धुला और ले जाके हमने उसको फैला दिया, तो क्या होता है? पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। ओके, तो कपड़ा ड्राई होता है। कैसे ड्राई होता है? जब उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या कपड़े में पानी उबलने लगता है जब उसको फैलाते हैं, डालते हैं धूप में? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बट वाटर जो है उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है और हो सकता है। अगर घर में पोछा लगता है तो क्या होता है? अगर हम फर्श को मोपिंग करते हैं और उसके बाद पानी जो है वहां से इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या इवेपोरेट होने से पहले क्या फर्श पे पानी बॉयल होने लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता बॉयल। वो क्या होता है? वो धीरे 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 इवेपोरेट हो जाता है। इट मींस कि इवेपोरेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करे, उस फिक्स पॉइंट को अटेन करे। इवेपोरेशन हैपेंस एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो यहाँ पे दो टर्म है। अगर हम बात करें इवेपोरेशन और बॉइलिंग, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों केस में पानी जो है वाटर वेपर में बदलता है, चाहे वो इवेपोरेशन हो चाहे वो बॉइलिंग हो। बॉइलिंग में भी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो वहां से भी वो वाटर वेपर में चेंज होता है। बट इवेपोरेशन के केस में भी होता है। लेकिन अगर पानी 10 डिग्री, 25 डिग्री, 36 डिग्री पे, 36 डिग्री पे अगर वो इवेपोरेट हुआ तो उसको हम बॉइलिंग नहीं कहेंगे, फिर उसको हम टर्म देंगे इवेपोरेशन। हाँ, अगर वो 100 डिग्री अटेन करता है तो दैट केस विल से दैट कि ये जो हो रहा है वो बॉइलिंग हो रहा है, बॉइल होके वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। बट बिलो में है तो दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना एंड बॉइलिंग की अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो है ये बल्क फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना व्हाट इज बल्क फिनोमेना? अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में जो सरफेस, यानी कि अगर वाटर है और वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है तो उसका जो सरफेस जो टेम्परेचर के कांटेक्ट में है वो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? उस सरफेस के पार्टिकल्स टेम्परेचर को गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन के केस में, इवेपोरेशन में बॉयल नहीं होता, जो वो सरफेस से होता है, सरफेस पे टेम्परेचर कांटेक्ट में है, सरफेस के पार्टिकल्स जो पानी के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं और वो धीरे 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 ऊपर से ही इवेपोरेट हो जाते हैं। वो नीचे का पानी गर्म नहीं होता है इवेपोरेशन के केस में, ये सिर्फ सरफेस से ही होता है, सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई द इवेपोरेशन इज नोन एज सरफेस फिनोमेना। बट इन द केस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। अगर किसी भी कंटेनर में
या फिर यूटेंसिल में, बर्तन में, कटोरे में पानी रखा हुआ है, तो बॉइलिंग कब तक नहीं स्टार्ट होगा, जब तक कि पूरे पानी का टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि जो पानी कांटेक्ट में है, चाहे वो ऊपर के टेम्परेचर से हो या फिर नीचे हमने बर्नर पे रखा हुआ है, तो पानी कब तक बॉयल नहीं होगा, जब तक कि होल कंटेनर में जितना वाटर है, सभी वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बल्क फिनोमिना। तो जब तक ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन नहीं करेगा पानी का टेम्परेचर, पूरे पानी का टेम्परेचर, बल्क मीन्स क्या है कि जितना पानी हमने लिया है, जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, तब तक वो बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाई बॉइलिंग इज नोन एज बल्क फिनोमेना। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना, इसमें पूरे पानी से नहीं मतलब है। इसमें किससे मतलब है इवेपोरेशन में? खाली सरफेस से। वो सरफेस सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसने हीट एनर्जी को गेन किया और उसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी थी और काइनेटिक एनर्जी मिली उसको, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है उसको ब्रेक करता है और वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना है। जब तक कि पूरा टेम्परेचर अटेंड नहीं होगा लिक्विड का, तब तक बॉयल नहीं होगा। और इसमें क्या है? इसमें सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर गेन करते हैं और इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस between evaporation and boiling. Second difference, it happens at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पे है, फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है इवेपोरेशन, और यहाँ पे बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेशन हो सकता है बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए हुए इवेपोरेशन होता है, जो कि हमने कई सारे एग्जांपल है उसमें देखा है। चाहे पोछा लगाना हो, कपड़ा फैलाना हो, या फिर पानी कहीं पे रखा हुआ है वो ही धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग। तो ये सेकंड फिनोमिना है और सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस इज इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। प्रोड्यूसेस कूलिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड वन इज इट नॉट प्रोड्यूस कूलिंग कूलिंग इफेक्ट। और बॉइलिंग जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो बेसिकली ये तीन मेजर डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के केस में। द फर्स्ट वन इज सरफेस फिनोमेना, boiling is a bulk phenomena. The second one is evaporation happens at any temperature. It is not necessary to reach its boiling point, but in the case of boiling, it has to reach its boiling point. It means its fixed temperature. उसके जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, और पूरे कंटेनर में जितना भी पानी है वो सबका टेम्परेचर इक्वली अटेन करना होगा। थर्ड वन इज इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, but in the case of boiling it doesn't produce cooling effect। तो ये था what is evaporation। evaporation होता क्या है अगेन एक बार देख लेते हैं। the process of changing water into water vapor below its boiling point, that is called the evaporation। boiling point के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर पानी भाप में बदलता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब देखते हैं कि जो इवेपोरेशन होता है वो कैसे अफेक्ट होता है। इट मींस कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे होता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, और कौन से फैक्टर जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली फैक्टर, चार फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग में देखें तो फर्स्ट जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है
कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन will will increase by increasing increasing टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं या कोई भी सब्सटेंस जो इवेपोरेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और गेन करने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ब्रेक करके वो इवेपोरेट होना, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई अगर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन है। और इसका उल्टा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। तो ये है द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ factor which affect the evaporation. By increasing the temperature, evaporation will increase. By decreasing the temperature, evaporation will decrease. So this is the first factor which affects the evaporation. And the second one is speed of wind. Speed of wind. हवा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर नहीं है और कपड़े को हमने पंखे के नीचे डाल दिया, तभी क्या होता है, क्लोथ जो है वो सूख जाता है जल्दी। अगर एक जगह है जहां पे हमने पंखा चलाया है, दूसरी जगह पे वही कपड़े को रख दिए जहां पंखा ना चलाया हो, वहां पे विंड नहीं है, हवा नहीं है, तो क्या होगा, जहां पे हवा है वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू द क्लोथ्स वेयर द एयर इज और विंड इज नॉट प्रेजेंट। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगेन अगर हम इसकी बात करें स्पीड ऑफ विंड की, तो विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन के विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, अगेन विंड। तो विंड इंक्रीज होगा, अगेन अगर विंड इंक्रीज होगा, अगर विंड इंक्रीज होगा तो आपका इवेपोरेशन भी जो होगा वो इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करें विंड अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा तो आपका इवेपोरेशन भी जो होगा वो डिक्रीज होगा। इवेपोरेशन विल डिक्रीज, विंड स्पीड विल डिक्रीज, और जब विंड इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा आपका। दिस इज द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन। मतलब थर्ड वन इज, third one is humidity. Humidity. Now, humidity, the amount of water vapor present in the atmosphere will determine the humidity of that particular place. It means कि अगर किसी भी place में एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, पानी इवेपोरेट होता है डेली, तो वो एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जितना मात्रा में, जितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, दैट अमाउंट विल डिसाइड द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर वाटर वेपर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेशनशिप में, तो ह्यूमिडिटी जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन है, इनडायरेक्टली है। इस केस में क्या है कि अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ह्यूमिडिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन जो है आपका, इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। अगर वाटर वेपर, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। इसी का जस्ट रिवर्स, अगर हम ह्यूमिडिटी को, अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करें तो अगेन इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन विल इंक्रीज। तो ये था third point, the effect of humidity on evaporation. If we increase or if the amount of humidity is maximum in the atmosphere, then the evaporation will decrease, and if the humidity is less, then evaporation will be
faster. So this is the third factor which determine the rate of evaporation. Now the last one is, fourth point is your surface area. Surface area. Now the surface area is directly proportional to evaporation. Surface area जो है वो evaporation के directly proportional है. It means if we increase the surface area, the rate of evaporation will be faster. If we decrease the surface area, then the rate of evaporation will be slower. It means if we increase by increasing surface area, evaporation will increase. Evaporation will increase, and if we decrease the surface area, then evaporation will डिक्रीज. इवेपोरेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा. क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? तो देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक बकेट में पानी होता है, 1 लीटर पानी है या फिर 2 लीटर पानी है, एक बकेट में रखा हुआ, और उसी पानी को मैंने 1 लीटर पानी को मैंने फर्श पे ऐसे डाल दिया, तो क्या होगा? इट विल स्प्रेड ऑन द फर्श. बट यहाँ पे एक बॉटल में है और उसको मैंने फर्श पे ऐसे फेंक दिया, तो वो स्प्रेड हो जाएगा. अब दोनों कंडीशन में कौन सा पानी इवेपोरेट होगा जल्दी? जो फर्श में फैल गया है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो फैल गया, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही पानी के पार्टिकल्स जो है हीट के कांटेक्ट में आएंगे, और हीट के कांटेक्ट में जितने ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे वो उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, एनर्जी गेन करेंगे, इवेपोरेट होंगे. तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन फास्ट होता है. इवेपोरेशन फास्ट होता है. और अगर हम घटाते हैं सरफेस एरिया को तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो होता है, क्योंकि इसमें कमी पार्टिकल्स जो है वो टेम्परेचर के, एटमॉस्फेयर के, विंड के कांटेक्ट में आ पाते हैं, इसीलिए धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है. तो these are the four factor. The first one is the temperature. Temperature is directly proportional to evaporation. It means कि अगर हम increase करेंगे तो evaporation increase होगा, और फिर decrease करेंगे तो evaporation decrease होगा. The second one is speed of wind. अगर हम विंड को इंक्रीज करेंगे, अगेन विंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. विंड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, विंड को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली मतलब उल्टा. उल्टा मींस अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन आपका इंक्रीज होगा. एंड द फोर्थ वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा. तो ये 4 फैक्टर थे जो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन सभी केसेस में होंगे, बट किसी में फास्ट होगा, किसी में स्लो होगा. दैट इज डिपेंड ऑन these फैक्टर्स. तो अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमने डिफरेंस में देखा था, हाउ इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग. इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होता है, कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस. लेट्स सी. फर्स्ट, evaporation produces cooling. अगर एक एग्जांपल लें टी का, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टी का, और यहाँ पे एक कप ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कप ले लिया हमने, और कप के अंदर एक चाय है. एक कप ले लिया और एक हमने सॉसर ले लिया, प्लेट लाइक दिस, और इसमें भी हमने चाय रखा. तो दोनों केसेस में हमने क्या लिया है? ये भी टी लिया है, हॉट टी, और ये भी हमने टी लिया है. फर्स्ट थिंग इज कि चाय जो है इन दोनों केसेस में, चाहे हम सॉसर की बात करें, प्लेट की बात करें, या फिर कप की बात करें, दोनों केस में चाय किसमें जल्दी ठंडा होगा? किसमें जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली इन दिस केस, सॉसर वाले केस में जल्दी ठंडा होगा. क्यों होगा जल्दी ठंडा? अगेन
अगेन इट इज रिलेटेड टू द इवेपोरेशन। क्यों होगा? अगेन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें, अगर हम कप की बात करें तो कप में क्या है, अमाउंट ऑफ टी दोनों में बराबर है, लेकिन चाय ठंडा कौन सा होता है, जो हमने प्लेट में लिया हो। क्यों? क्योंकि प्लेट में जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इन दिस केस, रेट ऑफ evaporation is maximum। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो प्लेट में क्या है, प्लेट में चाय जो है वो फैल गया है चारों तरफ। इट मींस कि ये ज्यादा सरफेस एरिया पे, अमाउंट ऑफ टी उतना ही है, जो भी 20 ml 30 ml जो भी चाय है। तो इसमें क्या है, इसमें फैला नहीं है सर, उसी में एक ही जगह पे है, सरफेस एरिया कम है उसका। अगर हम कप का सरफेस एरिया देखें तो इतना ही अमाउंट जो है वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, तो इतने ही अमाउंट से इवेपोरेशन होगा सरफेस से। बट इस केस में देखें तो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है सरफेस एरिया फैल गया है, तो इवेपोरेशन इतने पोर्शन से होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। अगेन जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन कब होता है, जब सराउंडिंग से हम हीट को एब्सॉर्ब करते हैं, हीट को हम एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्या होगा, जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा तो इसके पार्टिकल जो है वो ऊपर उठेंगे तो उसका क्या होगा, वो जो चाय है वो धीरे 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 उसके अंदर जो हीट होगी वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चाय का जो टेम्परेचर है यहाँ पे, और इस केस में दोनों केसेस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चाय का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें। अगेन तो यहाँ पे इवेपोरेशन जो होता है वो कैसे होता है, अगेन तो हीट क्या होता है, अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो है हमेशा हमेशा हाई हाई टुवर्ड्स लो मूव करता है, हाई टुवर्ड्स लो। जबकि जहां पे हीट ज्यादा होगा और जहां पे कम है तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर हो रहा, पानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो भाप बन के ऊपर उठ रहा है, इट मींस टेम्परेचर रिलीज हो रहा है वहां से। और दूसरा क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चाय के टेम्परेचर से अभी कम है, तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो चाय में है वो निकल के ऊपर जाएगी, हीट एनर्जी चाय से निकल के ऊपर जाएगी। तो चाय से एनर्जी निकलती है तो क्या होगा, अगेन इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगा, और एनर्जी कितनी फास्ट जाएगी कि जितना अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर इसके कांटेक्ट में आएगा। तो दो चीजें हैं, एक रेट ऑफ इवेपोरेशन और एक है यहाँ पे टेम्परेचर भी। तो जितना टेम्परेचर जितना ज्यादा अधिक एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होगा उतना ही तेजी से वो ट्रांसफर होगा हीट, और हीट आपकी बॉडी से या फिर किसी बॉडी में से जितनी तेजी से बाहर निकलेगी उतना ही तेजी से वो बॉडी ठंडा होगा। तो ये रीजन है हाउ रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। उसी तरह से अगर हम डेजर्ट कूलर की बात करें, जो घर में हम कूलर गर्मियों में लगाते हैं, तो वो भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो कैसे प्रोड्यूस करता है, दो रीजन है। एक तो हम कूलर में सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जो कूलर के साइड में जो हम घास लगाते हैं और जो पंखा होता है, तो जो घास लगाने का रीजन क्या है कि, और पाटुल्लू या फिर जो मोटर है उससे पानी घास पे गिराते हैं जिससे कि जो वाटर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाए चारों तरफ से, और वो ज्यादा अमाउंट में सराउंडिंग के जो हीट है, क्योंकि पानी है ठंडा है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वो पानी क्या करेगा, वो पानी सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा। पानी जो है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लेस देन द सराउंडिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब होकर वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। इसीलिए रात में पानी कूलर भरता है, सुबह खाली हो जाता है, कहीं जाता नहीं है, जस्ट वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट कैसे होता है, बाय गेनिंग द टेम्परेचर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर वो गेन करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर हो रहा है पानी में, तो वहां सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो कमरा है, रूम है, जहां पे हमने कूलर रखा हुआ है वो ठंडा होने लगता है। और इस तरीके से जो है डेजर्ट कूलिंग प्रोड्यूसेस, और डेजर्ट कूलर प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। तो ये भी जो डेजर्ट कूलर जो वर्क करता है दैट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो वहां पे इवेपोरेशन जितना फास्टर होगा उतना ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये था इवेपोरेशन
के बारे में आज का टॉपिक। तो इसमें जिसमें हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, और इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें थी। ये लास्ट टॉपिक था क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के डाउट में आज के क्लास में अगर कोई भी डाउट हो आपको तो बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।